देशात सध्या बिहार विधानसभा निवडणुकीची चर्चा सुरू आहे. या निवडणूक कालावधीत बऱ्याच चर्चांना उधाण आहे. काय असणार आहे बिहारच्या या राजकीय रणभूमीचे रंग? तेजस्वी यादव वरचढ ठरतील की पुन्हा नितीश कुमार? प्रशांत किशोर या सगळ्यात कुठे आहे? आणि राष्ट्रीय नेतृत्व बिहारच्या या निवडणुकीत हात घालणार का? या साऱ्या प्रश्नांना आपण आज जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, मी नुपूर दिलीप साळुंके आणि स्वागत आहे तुमचं आमच्या इनसाइड जंक्शन मध्ये. आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत उमेश कुमार सर. सरांची थोडीशी ओळख करून देते. उमेश कुमार सर दिल्ली स्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. गेली 2 दशकं ते दिल्लीत ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून कारभार बघत आहेत. या 2 दशकात त्यांनी राजकीय उलथापालथ आणि राजकीय समीकरणात बरेच अनुभव घेतले आहेत. त्यांचं एक पुस्तक संसदेतील विधेयकावर एक पुस्तक त्यांनी लिहिलंय. मूळचे ते बिहारचे आहेत आणि त्यांच्याकडून आपण जरा जाणून घेऊयात की बिहारची सध्याची राजकीय परिस्थिती काय आहे. नमस्कार सर, स्वागत है आपका. सर, बिहार का वर्तमान राजनीतिक जमीन आप किस तरह देखते हैं? राजनीतिक रूप से बहुत ही समृद्ध राज्य है. अब आर्थिक रूप से भले ही कमजोर राज्य है, लेकिन राजनीतिक रूप से हमेशा अगर आजादी से पहले भी चले जाए तो आप देखेंगे पहला जो आजादी से पहले देखेंगे कहीं पर विद्रोह के शुरू थे तो सबसे पहले बिहार में थे. चंपारण सत्याग्रह उसका एग्जाम्पल है. और पहला ऐसा एक विद्रोह का शुरू है जहाँ की सामने वाले को झुकना पड़ा, अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा. चंपारण सत्याग्रह में नील आंदोलन के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसमें अंग्रेज को झुकना पड़ा और समझौता करना पड़ा. तो बिहार में हमेशा विद्रोह के सुर रहते हैं. वो शासक कोई भी हो, उसके विद्रोह उसके अगेंस्ट में विद्रोह उतना ही मजबूत रहता है. अब उसको वर्तमान संदर्भ में आ जाइए, अंग्रेजों के शासन से आप अभी के वर्तमान संदर्भ में आ जाइए तो उसमें आप देखिएगा जो अभी एनडीए और इंडिया 2 गठबंधन खड़े हैं और बीच में एक जनस्वराज पार्टी प्रशांत किशोर और कुछ छोटे दलों के साथ मिलाकर एक अलग गठबंधन बना रखा है उन्होंने. मेन लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच. इस बार जो है ज्यादा दिक्कत एनडीए को इसलिए हो रही है क्योंकि वो लगातार 20 सालों से जो है शासन में है. बीच में कुछ समय के लिए चेंज हुआ था, लेकिन उस चीज को हटा दिए तो लगातार 90 के बाद से मतलब वहाँ कांग्रेस के शासन आए ही नहीं. 90 से पहले ही कांग्रेस शासन रहे है. तो ऐसे में वहाँ कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है और जनता दल यू और आरजेडी 2 सबसे मजबूत दल है वहाँ पे. बीजेपी उसमें अपना जगह धीरे धीरे करके बना ली. एनडीए गठबंधन बनाने के बाद वो अपना जगह बना ली है. और इस बार एनडीए गठबंधन जो है वो इसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबरी की पोजीशन में आ गई है. जबकि हमेशा बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी और छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी रहती थी. लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है. इस बार बीजेपी जो है जेडीयू के साथ बराबरी की भूमिका में आ गई है. बड़ा भाई कोई नहीं रहेगा, जुड़वा भाई रहेगा. तो इससे जुड़वा भाई का परिपेश तो बन गया कि जो लगता है बीजेपी बहुत ताकतवर हो गई है. लेकिन हकीकत ये है बीजेपी अकेले कभी भी अपने बदौलत वहां पर सत्ता में नहीं आई. एक बार अकेले चुनाव लड़ी तो वो 53% गई. 243 सीट में 53% गई. जब बीजेपी कभी भी अकेले हिम्मत नहीं कर सकती है अकेले चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जब साथ आती है तो उसको जेडीयू की मदद से वो सत्ता में आ जाती है. सत्ता में आती है, इसका लाभ जेडीयू को भी मिलता है और बीजेपी को भी मिलता है, दोनों को मिलता है. और एनडीए में राजद एक ऐसी पार्टी है जिसके अकेले वोट बैंक जो है 43% कवर करते हैं. उसका कारण है यादव का वोट बैंक जो है वो लगभग 15% के आसपास है और मुसलमानों का वोट बैंक लगभग 17%, 16.26 या उसके आसपास है. तो मतलब 70% के आसपास है. दोनों मिलकर एक अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं. इसके अलावा कुछ और छोटे दल भी हैं, छोटी जातियां हैं, वो सब जनरली लालू यादव की वजह से और आरजेडी की तरफ चले जाते हैं. सर, जैसे आपने कहा कि 2 बड़े गठबंधन हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों अपने अपने स्तर पर मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन आपके मुताबिक आपसी तालमेल किसमें अच्छा दिखाई दे रहा है? बाहर से देखिएगा तो ये तालमेल आपको एनडीए गठबंधन में बहुत बेहतर नजर आएगा बाहर से देखिए. और जैसे अंदर जाइएगा, अगर अभी राजनीतिक संदर्भ में जाइएगा तो किसी दोनों गठबंधन में किसी में तालमेल नहीं. हकीकत ये दोनों गठबंधन में कहीं तालमेल नहीं है. गठबंधन के अंदर ही सभी एक पार्टी या दूसरी पार्टी को निपटाने के चक्कर में लगे. राजनीतिक रूप से जिनको निपटाना बोलते हैं, जो हम तुमको हम हराएंगे, हम केवल बढ़ेंगे, इसमें लगे हुए. तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ के चुनावी माहौल जो है ना वो इस तरह से आपस में उलझी हुई है जिसको जो है चुनाव परिणाम पर कौन किधर जाएगा ये भी कह पाना मुश्किल है. अभी आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा ये पता नहीं है. क्योंकि हो सकता है जो इंडिया एनडीए दोनों में से कुछ अलग होकर एक नया गठबंधन पैदा हो जाए और पूरी सरकार बना ले. ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है.
सर एनडीए ने अपने सीट पहले से ही घोषित कर दिए हैं और इंडिया गठबंधन जो है वो अभी प्रक्रिया में है, तो नाराजगी किस खेमे में अधिक दिख रही है? देखिए, जो सत्ताधारी दल होते हैं तो लोगों का लाभ लालच सब उधर ही होता है। सत्ताधारी दल एनडीए है तो स्वाभाविक है वहां पर लालच ज्यादा है, तो सब आपस में एकजुट जैसे नजर आ रहे हैं। लेकिन आप अगर नीतीश कुमार की हिस्ट्री को देखेंगे तो नीतीश कुमार बिहार के जो चाणक्य ऐसे नहीं बोले जाते, मतलब वो बड़े बड़े चाणक्य को भी उनके जैसे देश के चाणक्य लोग आज के डेट में जो जाने जाते हैं बीजेपी के अमित शाह, उनको भी उनके आगे झुकना पड़ा। अभी आप 2-4 दिन पहले की घटना है, एक फोन कॉल हुआ, वो फोन कॉल में क्या था, नीतीश कुमार ने फोन कॉल किया इसको लालू यादव, लेकिन दो विरोधी दल जो दोनों एक दूसरे को मंच पर गाली दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन फोन कॉल किया। उस फोन कॉल में क्या बात हुआ, दो आपसी लोगों की बातचीत है तो कोई जानता नहीं, लेकिन लोग क्या बताते हैं, वहाँ के लोग बताते हैं भाई किसी बाहरी को इसमें बिहार में हस्तक्षेप नहीं करने दे रहे हैं, बिहार में बाहरी हस्तक्षेप ना करे तो इसका बहुत बड़ा मैसेज है। अब उस मैसेज के हिसाब से अगर देखिए कैसे इसको राजनीतिक गोटी सेट हो रहे हैं, तो जनता दल यू को मिला 101 सीट, जनता दल यू लड़ कितनी सीटों पर रही है, 115 सीट पर। 14 सीट ऐसे सीट पर लड़ रही है जहाँ की चिराग पासवान के कैंडिडेट हैं, जो ऑफिशियली जिसमें चिराग पासवान को मिला हुआ है सीट, उस पर लड़ रहे हैं। भले ही वो जनता दल के सिंबल पर न लड़े, लेकिन कैंडिडेट जो है जनता दल यू के। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, चिराग पासवान को वहां पर मदद उनको कौन करने जा रहे हैं, तो वहां पर लालू यादव उनको मदद कर रहे हैं उन सीटों पर। वहाँ लालू यादव की पार्टी अपने कैंडिडेट मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी कैंडिडेट मदद कर रहे हैं। और इसी तरह जो बीजेपी के जहाँ कैंडिडेट है वहाँ लालू यादव की पार्टी को जनता दल यू मदद कर रही है। तो इसलिए बाद के परिणाम क्या बनेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कौन किधर गया, कौन किस में आया और गठबंधन किसकी सरकार बनी। बस इतना तय है जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी तक के जितने बिहार के सिनेरियो बने हुए हैं, और उनके पीछे कौन रहेगा, वो बीजेपी रहेगी, जेडीयू और कांग्रेस रहेगी, ये नहीं तय है। ये चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन रहेगा। सर सामाजिक समीकरण की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से वो हमें प्रभावित करता आ रहा है, हर चुनाव को वो प्रभावित करता है, तो इन जातीय समूह इस बार झुकाव किसका निर्णायक हो सकता है, किस जाति का झुकाव निर्णायक हो सकता है? इसको समझने के लिए आपको हम बिहार के थोड़े से बैकग्राउंड ले आते हैं। बिहार में आप अगर नजर आ डाले शुरू से लेके, बिहार में हमेशा चुनावी मुद्दा जातीय होता है। चुनाव बिहार में न विकास मुद्दा कभी बना है, बिहार में न कभी धर्म मुद्दा बना है। बीजेपी इसलिए सक्सेस नहीं हो पाती है बिहार में, तो वहाँ कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हो पाते हैं, होते भी छिटपुट होते हैं, वो इतने कम होते हैं और किसी ऐसे समय में होते हैं जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और वो एक मोहल्ले तक रिस्ट्रिक्ट है, मतलब उसका इम्पैक्ट जो पूरे डिस्ट्रिक्ट तक नहीं पड़ता। उसके अगेंस्ट में अगर या आप उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो अगर एक मोहल्ला में हो गया तो उसका पूरा राज्य का पड़ जाता है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो अगर किसी मोहल्ले में हुए तो मोहल्ले के आगे भी नहीं जा पाता है, दूसरे मोहल्ले में उसका पानी पड़ता है। लेकिन जाति के मामले में वहां पर लोग अवेयर रहते हैं, कौन किस जाति का है, किसको वोट देना है, ये एक चाय बेचने वाला भी जानता है और एक रिक्शा चलाने वाला भी जानता है, और पढ़े लिखे लोग जो है वहाँ जो आपको सबसे ज्यादा IAS IPS मिलेंगे बिहार से, इसके बावजूद भी वो कभी भी अपनी जाति से जो है वो बाहर जो है वो नहीं जाते। उसके जब वोट देने की बारी आएगी, बाकी सब ज्ञान देने की बारी आएगी तो वो पूरा ज्ञान देंगे दुनिया भर के, जो इंटरनेशनल स्तर पर क्या है उसका भी ज्ञान देंगे, लेकिन वोट देने की बारी आएगी तो वो अपनी जाति को ही वोट देते हैं। 90% ऐसा रहता है, बहुत 10% हैं जो कि जाति से हट के वोटिंग करते हैं, इसलिए वहाँ जाति हमेशा राजनीति में प्रभावित करती है। और जाति गठबंधन की जब बात आएगी उसमें आप लालू यादव सक्सेस क्यों हुए, अगर आप देखिए लालू यादव सफलता के पीछे से यही है, उसने क्या किया, बैकवर्ड क्लास को एक कर दिया। बैकवर्ड क्लास सबसे ज्यादा संख्या में है बिहार में, उसके 65 के आसपास है टोटल, अगर बैकवर्ड को जुड़ेगा तो ये सारे क्लास को उसने एक कर दिया। एक किया तो क्या हुआ, पूरा का पूरा सिनेरियो बदल गया बिहार में। इसलिए मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट बिहार पर पड़ा, बिहार की राजनीति पे भी पड़ा, और यही कारण है कि उसके बाद उससे जब नीतीश कुमार अलग हुए तो उन्होंने देखा कि नीतीश लालू को काट के लिए हम जाति को कैसे बांटे, उसने ओबीसी को बांटने के लिए दो तरीका अपनाया। एक तो अपनी जाति, उनके जो कुर्मी है और उनके साथ कुर्मी के साथ अक्सर हाँ कोई वहाँ एक जाति होती है, तो वो दोनों साथ ही चलते हैं, उनको लव कुश वहाँ बोलते हैं, एक बड़ा भाई लव और छोटा भाई कुश होता है, तो कुर्मी वहाँ लव रहते हैं, कुश जो है वो कोई नहीं रहते हैं, इनको जाते थे, इनसे इनका सद नहीं रहता, क्योंकि
यादव जो है 14 से 15% के आसपास है, या कोयले को मिला के 7% के आसपास है। तो इस बैलेंस नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जो और छोटी छोटी जातियां जो है वो पिछड़े वर्ग की, उसको साधना शुरू किया, उसको लेके वर्ग बनाया, उसमें महादलित को भी, उसमें फिर दलित में भी तोड़ के महादलित बनाया। इस तरह जाति को तोड़ के उसने एक जनता दल का जो फॉर्मेशन किया, और जनता दल सक्सेस मिला नीतीश कुमार के हिसाब से। उसका नुकसान जो है आरजेडी को हुआ, जो उनके जो मूल मूल वोट बैंक थे वो छिटक गए, उसमें दो पार्ट में चले गए, तो इसलिए उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा और नीतीश को सत्ता में आने का मौका मिल गया। अब यही जाति को जो है, अब नीतीश के साथ एक दिक्कत हो गई, जो नीतीश जब बीजेपी के साथ जाते हैं तो मुसलमान वोट जो है उनका उनसे भाग जाता है, मुसलमान वोट भागता है, तो वो मुसलमानों की संख्या बिहार में 70% के आसपास है, तो वो एक बड़ा जंग जो है चला जाता है लालू के पास। तो फिर लालू का परसेंटेज जो है, वोट परसेंटेज अपोजिशन जितना से शुरू करता है उससे कई गुना ज्यादा जो है उससे वोट इसके पास है, तब ऐसे कंडीशन में। लेकिन इसलिए इसमें क्या होता है, जो आप आरजेडी के साथ एक ड्रॉबैक क्या हो गया, जो लालू के पीरियड में ऊपर जो है अपहरण और कई सारे प्रशासनिक मामले में बहुत सारे जो है दिक्कतें का सामना लोगों को करना पड़ा। इसकी वजह से लोगों को बड़े हो गया कि भाई ये आएंगे तो क्राइम बढ़ेगा, और इसका हम प्रचार भी क्या पैसा, जो सत्ताधारी दल है हमेशा जो लालू आएगा तो क्राइम बढ़ेगा, तो इसकी वजह से उसका ड्रॉबैक ये होता है, जो बाकी जो न्यूट्रल वोटर होते हैं वो 10% हो, 15% हो, या 20% जो भी होता है, वो अक्सर हाँ लालू से गिरक जाते हैं। लालू आएंगे तो क्राइम का वो फिर से वही जंगल राज, जिसको उपाधि दी गई जंगल राज। जंगल राज क्या होता है इसका तो कोई प्रमाणित ये नहीं है, लेकिन जंगल राज की उपाधि जो है लालू के शासन में लग गई, और कई बार कोर्ट ने भी कह दिया ऐसा लगता है जंगल राज। तो सत्ताधारी दल जो है अभी एनडीए जो है वो हमेशा इसको प्रचारित करती थी, जो भाई अदालत कर चुका है जंगल राज, फिर आ जाएगा जंगल राज। तो ये नुकसान अक्सर लालू को भुगतना पड़ता है, और इसी कारण वो सत्ता में आने से बाहर, सत्ता में आने की मुश्किलें बनती है। बिहार में सत्ता के लिए उनको चाहिए सहयोग पार्टी चाहिए, तो वो उसको कांग्रेस के रूप में मिलना चाहिए। कांग्रेस का अस्तित्व बिहार में पार्टी के रूप में समाप्त हो चुका है, कार्यकर्ता उनके डेड डिस्टेंस में जो पॉलिटिकल रूप से एक्टिव नहीं है। हालांकि राहुल ने इधर जो है यात्रा की तो उससे थोड़ा सा एक्टिव हुआ, लेकिन राहुल जो यात्रा का जो उसको एनर्जी बूस्टअप किया, वो एनर्जी बूस्टअप फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो 15-16 दिनों की यात्रा की, उसके बाद यात्रा को बंद करके उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया वहाँ के हाथ पे, जिससे कंटिन्यूटी नहीं हुई। तो फिर वो जो एक्टिव हुए थे वो फिर डीएक्टिव हो गए, तो उसका नुकसान कांग्रेस को होता है, उसका नुकसान आरजेडी को होता है। इसलिए सीटों का भी तालमेल इसी कारण है, सीटों के तालमेल भी आरजेडी इस बार, पिछली बार जो उनको 70 सीट देते हैं, इस बार उसको 50 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सीट देने पिछली बार 70 सीट में मात्र 19 सीट टोटल जीते थे, बाद में जो और उसके हट गए थे 17 सीट हो गए थे, 19 सीट मार दी पाए। इसलिए आज बोले भाई आप सीट बर्बाद करते हैं, इससे बेहतर है आप सीट कम लें, हमें ज्यादा सीटों पर रहना है। तो इसकी वजह से उसको सीट भी कम मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को ये लग रहा है कि नहीं इस बार हमने मेहनत की है तो हमें सीट ज्यादा चाहिए, तो इसकी वजह से दोनों के बीच तालमेल बन नहीं रहे हैं। तालमेल बन नहीं रहे तो घोषणा नहीं हो पा रही है दोनों के बीच की। हालांकि दोनों ने अपने फर्स्ट पेज के कैंडिडेट घोषणा कर दी है, और टिकट भी बांट दिया है, सब कुछ नॉमिनेशन भी हो गया है दोनों, लेकिन ऑफिशियली घोषणा जो है वो अभी तक नहीं है। सेकंड फेज की जो ऑफिशियली घोषणा होगी उम्मीद है, लेकिन आगे आने वाले समय में पता चलेगा ऑफिशियली घोषणा होगी या अनऑफिशियली, ये सब नॉमिनेशन करेंगे। सर फिलहाल केंद्र सरकार का जाति जनगणना और विशेष बिहार परियोजना जो एसआईआर जिसे कह रहे हैं, उस फिलहाल हॉट टॉपिक के रूप में हमें सामने आ रहा है। इसका बिहार के निर्णयों पर क्या असर पड़ेगा, या फिर बिहार के किस रूप में हम इसे देख सकते हैं? जातीय जनगणना सबसे पहले जो है कर्नाटक के बाद किसी ने कराया, बिहार में हुआ है। और बिहार में जातीय जनगणना होने से पहले लोग को सबको समाज को पूरी जाति की संख्या पता है। एसआईआर की जहाँ तक बात है, एसआईआर से बिहार में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका नुकसान बीजेपी या एनडीए को इसलिए होगा क्योंकि एसआईआर का जो पॉलिटिकल लाभ लेना था वो तेजस्वी देगा सबसे ज्यादा आरजेडी ने उससे उसमें क्या मैसेज दिया कि राजनीतिक मैसेज का परसेप्शन का काम होता है। आरजेडी ने एक परसेप्शन बनाया, जो आपका एसआईआर से नाम कटा, आप वोटर लिस्ट से गायब हुए, आपको मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, आपको जो अनाज मिलते थे वो बंद हो जाएंगे, आपको जो सरकार के से पैसे मिलते थे सब्सिडी के रुपए बंद हो जाएंगे। तो आम लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं,
हैं, जो थोड़ा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो नेताओं की बात पर सबसे पहले भरोसा करते हैं। उन्हें ये लगता है अरे मेरा नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है, अब हमको अनाज नहीं मिलेगा, फ्री का मुफ्त का अनाज मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब हम जो है कहीं जाएंगे तो हमको जो सरकार से सब्सिडी मिलती थी, चाहे जब बाढ़ आते थे बाढ़ के पैसे मिलते थे, सुखाड़ होते थे तो सुखाड़ के पैसे मिलते थे, वो सब अब नहीं मिलेगा। ये मैसेज उनको चला गया, ये मैसेज चला गया तो वो परसेप्शन में निगेटिव परसेप्शन बन गया सरकार के खिलाफ। तो अरे इन्होंने जानबूझ के हम लोग को जो है बाहर कर दिया है। उन्हें ये नहीं पता जो एसआईआर क्यों में नाम क्यों कटा, इसका टेक्निकल कारण क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। उसका ये हुआ कि हमें हटा दिया गया, हम लोग गरीब थे ना इसलिए हमें हटा दिया, हम हट गए तो हमारे सारे सरकारी सुविधाएं बंद हो गई हमारी, अब तो हम किसी काम के नहीं रहे। इसको इससे क्या होगा, जो उसका गुस्सा जो है वो पर दिखाई पड़ेगा। उनके तो वोट में नाम करते हैं, लेकिन उनके जहाँ बैठते हैं 10 लोग को अपनी बात समझाएंगे। और जो गरीब है आप देखेंगे कहीं भी गरीब चौराहे पर बैठेगा तो 4 गरीब भी जो सारी बात आपस में शेयर करता है, और शेयर करता है तो उससे प्रभावित भी होता है। तो जो उसमें जो वोट देने वाले रहेंगे जिसका नहीं करना, वो प्रभावित होगा, कहीं अगली बार मेरा भी ना कट जाए यार, इसको नहीं देना। तो ये चीज बातचीत होती है, और ये कहते हैं चौराहे पर बातचीत, चौपाल बातचीत राजनीति को तय करती है। ये इसका नुकसान मुझे लगता है, इसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है। सिर्फ अभी बहुत से नए खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं। प्रशांत किशोर जी की जनसुराज पार्टी है, क्या आपको लगता है कि इससे दोनों गठबंधनों पर कोई डेंट पड़ सकता है? प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी एज ए पार्टी के रूप में बहुत सक्सेस होगा ऐसा नहीं है, जो मेरा अब तक का अनुमान है। उसके कारण वहाँ के वही जातीय गठबंधन है। बिहार की राजनीति पूरी तरह से जातीय केंद्रित होती है। प्रशांत किशोर भूमिहार जाति से आते हैं। बिहार में एक ऐसा कास्ट है भूमिहार जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, और वो किसी के साथ खड़ा होकर उसको जिता सकता है। ये भूमिहार की खूबी है, क्योंकि वो भूकल कास्ट है। वो अगर आप बने कहीं पर 10 लोग समूह है, वहाँ 10 लोग एक जाति के हो, और एक 11वां अगर वो भूमिहार आ गया तो 10 लोग उसकी बात से प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी बात से उसकी क्षमता है जो वो आपको प्रभावित कर देगा और आप उसकी बात मानने को मजबूर हो जाएंगे। ये चीज है, और इसलिए लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो भूमिहार ही सिर्फ भूमिहार वोट देगा, लेकिन दूसरी जाति उसके साथ भूमिहार वहाँ फॉरवर्ड क्लास में आते हैं, अगली जाति में आते हैं, और फॉरवर्ड क्लास में उनका जो सबसे कट्टर दुश्मन है वो राजपूत है। भूमिहार कभी भी राजपूत को नहीं वोट कर सकता है, राजपूत को भूमिहार वोट नहीं कर सकता है। राजपूत बीजेपी के साथ है आज के डेट में वहाँ बिहार में, और भूमिहार जनसुराज के साथ आज के डेट में हो चुका है। ऐसे कंडीशन में भूमिहार का जो वोट बीजेपी को पहले जाता था, जनरली अगली जाति के सारे वोट आज के डेट में बीजेपी को जा रहा है। वो उसमें से उस पार्ट को जो 3% के आसपास है भूमिहार वहाँ पे, तो 3% में से कम से कम 2% का नुकसान तो हो गया। अगर बीजेपी के जो भूमिहार कैंडिडेट है उसको तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो नहीं रहेंगे उसको भूमिहार का वोट नहीं मिलेगा, उसको जनसुराज कैंडिडेट जो रहेगा उसको मिलेगा। तो इसका नुकसान होगा। जनसुराज पार्टी नुकसान बीजेपी को कर रही है, लेकिन बीजेपी को उसका फायदा भी ये हो रहा है कि जो न्यूट्रल वोटर है, जो प्रशासन से तंग हो रखे है, ये लगातार शासन में है और इसके बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा है ज्यादा कुछ, इस बार दूसरे बदल के देखते हैं। तो बदलने वाले जो आरजेडी के पास या इंडिया गठबंधन पर वोट आते, तो वो फिर उसके दिमाग में आता है इंडिया गठबंधन आएगा तो फिर यही हाल हो जाएगी जो लालू के राज में होता था, इसलिए इससे बेहतर है नहीं बोलूं। तो वो वोट जो है 10% हो या 5% हो या 12% हो, जितना भी हो, वो वोट उसमें से कुछ हिस्से इसके पास चले जाएंगे, जो कि अगर नहीं रहता जनसुराज तो उसकी वजह में वो महागठबंधन के पास आता है या इंडिया गठबंधन के पास आता है। तो ये इंडिया गठबंधन को उसका नुकसान होता है, वो 1% का नुकसान हो या 1.5% का नुकसान हो, तो वो नुकसान इसको होगा। नुकसान दोनों को है, लेकिन अगर उसको नुकसान का जो स्केल देखेंगे तो नुकसान ज्यादा एनडीए को होगा, इंडिया गठबंधन को उससे कम। उनका जो जनसंपर्क अभियान है उसका असर कैसे देखने को मिल रहा है लोगों पर? क्योंकि देखिए जनसुराज पार्टी के संस्थापक जो प्रशांत किशोर है, वो पहले पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम करते थे, तो उन्हें पता है प्रचार अभियान क्या होता है, तो प्रचार में कैसे छाए रहना है ये उनको उससे बेहतर कोई नहीं जानता। और इसलिए उनका कोई भी यात्रा करेगा क्योंकि तो मीडिया में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने में वो आगे रहेंगे और मीडिया मैनेजमेंट उनका अच्छा रहेगा, लेकिन जमीन पर उनका कोई असर नहीं। अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री का नया चेहरा कौन रहेगा, नीतीश कुमार या कोई और? नहीं, बहुमत पर निर्भर करता है, बहुमत में कौन सी पार्टी को कितना आया, जेडीयू को कितना आया संख्या,
बीजेपी को कितना संख्या आया, इस पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर अगर नीतीश कुमार के लोग जैसे ही बाहर करने की कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार जो है आरजेडी के समर्थन से, कांग्रेस समर्थन से सरकार बनाने की इंतजाम कर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को हटाने का कल्पना अभी लोग भले ही मानसिकता बनाए हुए जो नीतीश कुमार को आगे नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को हटाने का कल्पना नहीं कर सकते। केंद्र भी जो सेंटर भी जो सरकार टिकी हुई है नीतीश कुमार को, जैसे नीतीश कुमार हटाने की बात होगी तो सेंटर भी डगमगा सकते हैं। इसलिए कभी भी ये कुछ भी हो जाए, उनको अगर 25 सीट भी आएगा तो भी नीतीश कुमार को बिठाएंगे, भले 6 महीने बाद बदल दे, लेकिन बिठाएंगे भी नीतीश कुमार को। सर, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन कोई स्थानिक चेहरा हमें उभरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी पीछे की वजह क्या हो सकती है? जब से मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन आने के बाद वहाँ बैकवर्ड चेहरा, किसी भी पार्टी को बैकवर्ड चेहरा चाहिए। वो बैकवर्ड चेहरा पहले वहाँ पे जनता दल था, जनता दल ने लिया, उससे 2 पार्ट बने, आरजेडी और जेडीयू। तो आरजेडी ने दिया और जेडीयू बाकी बचे तो जेडीयू ने लिया। भाजपा और कांग्रेस की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये रही, उनके पास जो वोट बैंक है वो बैकवर्ड वाला कोई वोट बैंक है नहीं, कोई ऐसा बड़ा चेहरा है नहीं। और इन्होंने दोनों ने प्रयास भी नहीं किया, दोनों पार्टियों ने प्रयास नहीं किया कि किसी बैकवर्ड को आगे बढ़ाने का। अब भाजपा ने एक सुशील कुमार मोदी को बढ़ाया था, लेकिन सुशील कुमार मोदी ने अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए नीतीश कुमार के दामन थामे। नीतीश कुमार के दामन थामे तो उसका नतीजा क्या हुआ, नीतीश कुमार के ही छत्र छाया में बढ़े। और बीजेपी के पास एक चेहरा ऐसा था, वो सुशील कुमार मोदी, जो कम से कम पूरे बिहार में जिनका चेहरा बन गए थे। अब उनके डेथ होने के बाद वो भी चेहरा समाप्त हो गया। उसके बाद आज सम्राट चौधरी हो ये या कोई बाकी जो है सुनंद किशोर यादव हो या जो भी रहे हैं इससे पहले, तो ये सब अपने क्षेत्र भर के नेता है, वो पूरे बिहार के नेता नहीं है। तो कोई अगर ओबीसी कैंडिडेट लोग खड़ा भी करते हैं, जैसे सम्राट चौधरी ओबीसी है, तो इसके बाद भी वो ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जो ओबीसी वोट बैंक उनके साथ जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। सर, जेडीयू के पास नीतीश कुमार है और आरजेडी के पास तेजस्वी यादव है, तो क्या आपको लगता है ये चेहरों की टक्कर हो सकती है? चेहरे की टक्कर, बेसिकली चेहरों की टक्कर। तेजस्वी कहने के लिए तेजस्वी चेहरा है, उसके पीछे लालू है, चेहरा आज के डेट में भी लालू है। इसी यही वजह क्या है, राघोपुर में जब नॉमिनेशन करने तेजस्वी गए, अगर तेजस्वी चेहरा होते तो उन्हें लालू की जरूरत नहीं। लालू को उन्होंने बैठा के नीचे कुर्सी में बैठा के लेके गया नॉमिनेशन, तो उन्हें पता है चेहरा तो असल चेहरा तो यही है, ये चले तो आरजेडी चलेगी, ये नहीं चलेंगे तो आरजेडी नहीं चलेगी। इसलिए आज भी लालू का उनको आशीर्वाद हमेशा चाहिए ही, और लालू को चेहरा के रूप में इस्तेमाल करेंगे ही। और लालू रहेंगे तब राजनीति कभी भी कहीं भी पलट सकती है, लालू नहीं रहेंगे तो तेजस्वी को बदौलत राजनीति पलटेगी, ऐसा नहीं। सर, भाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव है विनोद तावड़े जी, वो बतौर बिहार के प्रभारी जो है, वो कैसा काम कर रहे हैं, प्रभाव कैसा पड़ रहा है? देखिए, विनोद तावड़े से जैसे अगर चीजें सच जाती तो चुनाव प्रभारी रूप में धर्मेंद्र प्रधान को नहीं भेजा जाता, आप इस बात को मानिए। विनोद तावड़े ठीक है, स्ट्रेटजी बनाने में, संगठन काम करने में इस समय माहिर है, इसमें कोई दो मत नहीं। पार्टी इस पर हमेशा विश्वास किया और करती रहेगी, आगे भी करती रहेगी। लेकिन बिहार की राजनीति को साधने के लिए बिहार की तरह की सोच वाले नेता चाहिए, और विनोद तावड़े जी को भी कम से कम बिहार में जो है 15-20 साल और रहना पड़ेगा, तब बिहार की राजनीति को इन्हीं से समझ पाएंगे। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए बनाया गया है, धर्मेंद्र प्रधान की जाति पूर्वी है और धर्मेंद्र प्रधान नीतीश कुमार को मना सकते, क्योंकि एक बात मान चलिए कि देश भले ही हम लोग कहते हैं जो ये देश में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि इस देश के हर एक नेता के अंदर 1% जाति दबा हुआ रहता है कहीं ना कहीं, तो जब भी जरूरत पड़ता है तो निकल के बाहर आता है। आपको मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनका दूसरा टर्म के लिए तैयारी चल रहा था, जिसको दूसरा टर्म भी अध्यक्ष मिलेगा। अचानक से आता है पूर्ति घोटाला का मामला, पूर्ति घोटाला का मामला आया और उनका जो है नाम आया, और उनका जो अध्यक्ष पद का जो है वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया, जबकि आरएसएस भी उनके पीछे खड़ी थी, सब कुछ था। और वो घोटाले का मामला उठाया कौन? उठाया कांग्रेस ने, कांग्रेस के मन से घोटाले का मामला उठाया। वो घोटाले के मामले के मंच से उठने से पहले क्या हुआ था, उसके बैकग्राउंड में जाइए। अशोका होटल में एक मीटिंग,
उसमें देश भर के सभी राजनीतिक सांसद उस मीटिंग को अटेंड किए और उसमें सभी पार्टियों, मैं नाम नहीं लूंगा कौन कौन थे, कि सभी पार्टियों के नेता थे। और उस मीटिंग के बाद अगले दिन कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके बाद कुर्ती घोटाला उठता है, अगले दिन जो नितिन गडकरी का मामला ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद राजनाथ सिंह अध्यक्ष बन जाते हैं। बाकी आप राजनीतिक लोग जो समझते हैं चीजों को समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस ऐसे कंडीशन में यही चीज होता है, यही लिए धर्मेंद्र प्रधान को इसीलिए भेजा गया है उसे वहाँ पे, फिर वो नीतीश कुमार की जाति के, नीतीश कुमार कहीं दाएं बाएं करे तो वो कंट्रोल कर सकते हैं जाति के नाम, क्योंकि जाति कहीं कहीं आदमी के जो है कोने में छुपी रहती है, वो थोड़ा सा काम कार्य हो सकती है। लेकिन अभी बीच में जो घटनाक्रम हुए उसमें जाति भी काम ना आया। सर, एनडीए और इंडिया का जो गठबंधन है, उनका रणनीति में क्या मतलब क्या डिफरेंस क्या है उनकी रणनीति में, और किसकी ज्यादा बेहतर रणनीति आपको लगती है? इस पूरे एपिसोड में अगर स्ट्रेटजी देखेंगे तो जेडीयू की स्ट्रेटजी सबसे बेहतर होगी। आप इसको मानिए या ऊपर से कुछ नहीं दिखेंगे, लेकिन अंदर खाने की स्ट्रेटजी जो है जेडीयू की सबसे बेहतर होगी। टेक्निक के मामले में बीजेपी, प्रचार के मामले में सब में आगे रहेगी, प्रचार भी उसका बहुत आगे रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन स्ट्रेटजी जो है वो सबसे ज्यादा इसकी जेडीयू की रहेगी। लेकिन लोगों को जोड़ने का, संपर्क करने का जो अभियान रहेगा वो आरजेडी का बेहतर होगा। आरजेडी इसलिए संपर्क करने का अभियान रहेगा बेहतर क्योंकि वो आरजेडी को लोग मान के चलते हैं क्योंकि ये गरीब और बैकवर्ड की पार्टी है, उसको बड़े पैसे वाली पार्टी नहीं मानते हैं। तो इसलिए उससे आम लोग जो आसानी से जो उस कैटेगरी के आते हैं लोग, वो आसानी से आपस में जोड़ लेते हैं दूसरे को, मतलब कि उसे बताने के लिए नहीं जरूरत पड़ता है जो भाई हमारी पार्टी वोट देना है, बस वो उसके साथ बैठे चाय पिए तो उसने भी वो अरे ये अपना इतना मान लेते हैं। लेकिन वो कास्ट पॉलिटिक्स जो होता है उसको जो है साधने में सबसे बेहतर जो है वो जेडीयू रहेगी कास्ट पॉलिटिक्स को साधने में, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे किसको जोड़ना है, कैसे कहाँ करना है, किसको करना है, ये सब चीज में स्टडी होना है। सर, हमने राजकीय बातें की, हमने थोड़ा सामाजिक समीकरण भी देखा, हमने रणनीति के बारे में बात की, बात करते हैं जनता की। क्या लगता है आपको इस चुनाव में जनता किन विषयों पर वोट कर सकती है? विकास, नेतृत्व या रोजगार? जनता, बिहार की जनता बहुत होशियार होती है, उन्हें पता है कहाँ जाना है, किसको करना है और किससे उनको लाभ होगा। वो व्यक्तिगत लाभ देखते हैं और उसी के आधार पर वोट करते हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि जनता किसको चुनेगी, किस बात को चुनेगी, कैसे चुनेगी। और क्या आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो कास्ट बनाम क्लास इस मुद्दे पर लड़ा जाएगा या स्थिरता बनाम परिवर्तन इस मुद्दे पर? ज्यादा हावी कास्ट ही रहेगा चुनाव में, हावी कास्ट ही रहेगा। परिवर्तन वगैरह ये सब चीज वहाँ पे कुछ नहीं चलते हैं। वहाँ पर कौन किस कास्ट का जो है कॉम्बिनेशन पर बेहतर बनेगा वो शासन में आएगा, जिस कास्ट का कॉम्बिनेशन में बेहतर आएगा वो अपोजिशन में बैठेगा। मुख्य लड़ाई कास्ट में। ये आखिरी सवाल है, आपकी नजर में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का हीरो कौन हो सकता है? जनता, परिवर्तन या फिर नेतृत्व? वही फिर से सवाल। पूरे एपिसोड का हीरो अगर कोई नजर आएगा, अगर किसी एक को हीरो ठहराएगा तो नीतीश कुमार रहेगा। अच्छा, वही चेहरा रहेगा, वही नेतृत्व वही रहेगा, जनता वही जनता भी रहेगी, और गठबंधन क्या रहेगा ये बाद में तय होगा, क्योंकि चीजें हीरो एक ही रहेगा, वो नीतीश कुमार। क्योंकि आरजेडी को सत्ता में आना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना उनकी जरूरी नहीं, सत्ता में भागीदारी उनकी जरूरी है। जेडीयू के लिए भविष्य का सवाल है, तो भविष्य अगर नीतीश नहीं हुए भविष्य जेडीयू का समाप्त रहेगा, इसलिए जेडीयू के लिए भविष्य का सवाल है, इसलिए उन्होंने नीतीश चाहिए। कांग्रेस के लिए मुश्किल है, जो भाई अस्तित्व की लड़ाई है, तो जो सत्ता में आए हम किसी भी तरह से सहयोग करें, केवल बीजेपी ना हो इसलिए उसको कोई नीतीश हो कि तेजस्वी से कोई लेना देना नहीं, बस सत्ता में कोई आए, बीजेपी ना हो तो हम साथ। और बीजेपी के लिए मुश्किल है जिसको केंद्र की सत्ता बचानी, तो वो किसी भी हालत में नीतीश ना छूटे। तर हे होतं बिहार विधानसभा निवडणुकीचं भविष्य. बरेच लोक वेगवेगळ्या भूमिका मांडतील, राजकीय कौल काय असेल हे तर आपल्याला कळेलच. मात्र तुम्हाला या निवडणुकीबद्दल काय वाटतं? तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. धन्यवाद.